आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एलएसी पर चीन की गुस्ताखी के बाद हिंदुस्तान का वॉर रूम एक्टिव हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे एलएसी के फॉरवर्ड पोजीशंस की ग्राउंड रिपोर्ट रक्षा मंत्री को शेयर कर चुके हैं और अब राजनाथ सिंह पीएम मोदी को एक एक इंच जमीन की एक्चुअल पोजीशन की डिटेल रिपोर्ट देंगे। लद्दाख में इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बढ़ा दी है। लद्दाख में एलएसी पर 65 पॉइंट एक्टिव किए गए हैं। जी हां, बड़ी खबर यही है कि लद्दाख में भारतीय आर्मी ने 65 पॉइंट्स को एक्टिव कर दिया है। लद्दाख में 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फिर से शुरू कर दिए गए हैं। सारे एसेट्स को परखा जा रहा है ताकि चीन का पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया जा सके। इस समय चीन के साथ एलएसी पर गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग त्सो लेक, चुशुल, डेमचौक, चुमार और देपसांग के साथ ही दौलत बेग ओल्डी टेंशन के पॉइंट बन चुके हैं। हम आपको पूरे ग्राफिक्स के जरिए ये बता रहे हैं और आप देख सकते हैं, आप नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ग्राफिक्स में ये पॉइंट्स समझ में आएंगे। यही वजह है कि लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना के 65 पॉइंट्स एक्टिवेट किए जा चुके हैं। इनमें चुमार और पेंगोंग त्सो, फिंगर 4 के अलावा फुक्से, चुशुल, डेपसांग, बॉटलनेक, रॉकी नाला, गोगरा और गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 शामिल हैं। इसके साथ ही अक्साई चीन के बिल्कुल पास दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, इसके 4 पेट्रोलिंग पॉइंट, यहां का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और ट्रिग हाइट और साथ ही स्पाकुर गैप पर भी सेना एक्टिव हो चुकी है, मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। आज हमारे साथ भारतीय सेना के 3 बड़े जनरल्स जुड़ रहे हैं जो एलएसी की एक एक इंच जमीन से वाकिफ है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुब्रत साहा, जो पूर्व डिप्टी आर्मी चीफ रह चुके हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया भी हमारे साथ हैं, जो इंडियन आर्मी के डीजीएमओ रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया को एलएसी के चप्पे चप्पे की समझ है। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, जो ऑपरेशन पोलर बियर और ऑपरेशन मेघदूत में कैप्टन के तौर पर हिस्सा ले चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर भी रह चुके हैं और आप तीनों ही खास मेहमान हमें बताएंगे कि ये जो 65 पॉइंट्स एक्टिव किए गए हैं इसके दरअसल मायने क्या है। हम इन तीनों जनरल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लद्दाख से हमारे संवाददाता अमित पालित की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। आप भी देखिए कैसे लद्दाख के आसमान में सुखोई की गर्जना से चीन थर्रा रहा है। रोज की तरह आज भी लेके आसमान में आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर हवा को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी जो एक गर्जना है ये हिमालय की इन वादियों में गूंज रही है। और मुझे यकीन है कि ये जो गर्जना आप सुन रही है, गर्जना इन पहाड़ों को पार करते हुए उस तरफ भी जा रही है जहां पर चीनी सैनिक मौजूद हैं। और ये एक संदेश है उन चीनी सैनिकों को कि अगर आपने कोई भी हिमाकत की तो हमारी फोर्सेस यहां पर तैयार है। आप देख सकते हैं कि रोजाना यहां पर एक के बाद एक इसी तरह से Su-30 MKI, MiG-29 और दूसरे जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि अपाचे, चिनूक, ये सभी जो मेन हमारे एयरक्राफ्ट हैं एयरफोर्स के, वो लगातार यहां पर एयर कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे हैं ताकि 24 घंटे वो सतर्क रहें, तत्पर रहें और कभी भी अगर जरूरत होती है इमरजेंसी में तो वो तुरंत एलएसी की ओर जा सके और जरूरत पड़े तो चीन पर हमला भी कर सके। तो Su-30 MKI आप देख सकते हैं यहां पर लगातार 1, 2, 3 इनके जो फॉर्मेशन है बनाकर यहां पर फ्लाई कर रहे हैं पूरे लेके आसमान में। लद्दाख से आप लगातार ये तस्वीरें देखते जा रहे हैं और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से यहां पर पूरी तैयारी नजर आई है उससे साफ जाहिर होता है कि भारत ने अपना मन बना लिया है कि जब तक जमीन पर चीन पीछे नहीं हटता है तब तक भारत भी अपने फोर्सेस को पीछे नहीं हटाएगा। इसीलिए जो हमारे सारे डिप्लॉयमेंट्स हैं, चाहे इंडियन आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद है। साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पिछले एक हफ्ते में 2 बड़े विजिट्स हुए हैं। आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ दोनों ने ही लद्दाख और लेह का पूरा दौरा किया है, यानी कि लेह में भी आए थे। साथ ही साथ जो हमारे जनरल है, आर्मी चीफ है एमएम नरवणे, उन्होंने एलएसी पर दौरा किया था, वहां पर हमारे फोर्सेस के साथ मुलाकात की थी और बताया जा रहा है कि जब वो वापस लौटे उन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को उन्होंने ब्रीफ किया है कि हालात कैसे हैं और साफ उनको एक बात बताई गई है कि पूरे एलएसी पर इंडिया ने अपनी जो फोर्सेस तैनात की है उसमें चाहे वो हथियार हो, हमारे फोर्सेस हो, हमारे लॉजिस्टिक्स हो, उसी हिसाब से किए गए हैं जिस हिसाब से चीन ने अपने लॉजिस्टिक या फोर्सेस को किया है, ताकि अगर किसी भी वक्त कोई भी
चीन हिमाकत करता है या फिर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत पूरी तरह से तैयार है उसी हिसाब से उतनी मजबूती से जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एयरफोर्स की जो तैयारी है वो भी पूरी तरह से मुकम्मल है। यहाँ पर रोजाना एयर कॉम्बैट ड्रिल्स हो रहे हैं जिसमें हमारे सारे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट लगातार यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे इलाके में निगरानी की जाती है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, ले। तो अमित पालित ने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस वक्त लद्दाख के आसमान में हमारी एयरफोर्स लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। हमारे फाइटर जेट्स वहां पर फोर्टिस करते नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, मैं बिना किसी एग्जैजरेटिंग वर्ड्स या किसी अतिशयोक्ति वाले शब्दों का इस्तेमाल किए बिना आपसे ये समझना चाह रही हूं कि फुकचे, चुशूल, पेंगोंग सो की तरफ हमारे फिंगर पॉइंट्स पर हमारी ये जो 65 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं जहां पर हमारी सेना एक्टिव हो गई है, इसका मायना क्या है? इसके मतलब देश की जनता किस तरह से समझे? ये ऐसे है मीनाक्षी, ये जो हम लोग बार बार इस बारे में बात करते हैं, चंद एक बातें हम सबको समझनी चाहिए। सबसे पहले कि चीन जो है वो आज की तारीख में जरूर कहीं पर डिस्प्यूटेड एरिया में होएगा, स्पेशली पेंगोंग में, पर जहां तक हमारे पोस्ट हैं उनमें चीन कहीं नहीं है। जहां पे आप वो 65 पॉइंट की बात कर रही हैं, जिससे हम लोग ये निगरानी रखते हैं कि चीन हमारे इलाके में ना आए। आज की तारीख में चीन जो है वो हमारे इलाके में नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा, पेंगोंग के इलाके में जरूर फिंगर 8 से उठ करके वो फिंगर 4 आया, लेकिन ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसके ऊपर बातचीत चल रही है और हो सकता है वो पीछे चले जाए, जहां पर उन्होंने 1999 में सड़क बनाई थी जो फिंगर 4 तक आती थी और है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हमारा सवाल है, हम लोग इतनी बार बार इस तरह की तैयारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, बातचीत अपनी जगह जरूरी है, कूटनीति अपनी जगह जरूरी है, फौज की तैयारी अपनी जगह जरूरी है। जब हम लोग सब तैयार होंगे तो बातचीत से कोई जब हल निकलेगा तो ही फायदा होएगा। अगर तैयारी नहीं होएगी, बातचीत करेंगे तो भी फायदा नहीं, और अगर तैयारी सिर्फ करेंगे बातचीत नहीं करेंगे तो भी फायदा नहीं। तो दोनों तरफ से हर तरह से प्रयास होते रहने चाहिए। मकसद ये है कि अगर जो भी मामला है अगर सुलझ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं सुलझता है किसी कारण से भी तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, कीप योर पाउडर ड्राई, हमेशा, इसमें कोई शक नहीं। लड़ने के लिए नहीं है, यकीन करना है कि लड़ाई ना हो उसके लिए तैयारी है। अगर लड़ाई थोपी गई तो उसके लिए भी तैयारी है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, और जैसे अभी जनरल नरवणे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जो वापस आए हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने खुद अब जमीन पर जाकर के देखा है, सब कुछ देखा है। हिंदुस्तान में अपना वापस वहां से आने के बाद उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को आगाह किया कि क्या हुआ, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन कहाँ के ऐसे है, कहाँ से निगरानी होनी चाहिए, वो उनकी बात है। वो कैसे प्लान करते हैं, क्या करते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। उसके अंदर हम लोगों ने बहुत बड़ी बात जो मेरे को लगती है मीनाक्षी, ये कि आज की तारीख में एयरफोर्स जो लद्दाख में है, आर्मी है, दोनों का जो ज्वाइंटनेस है, दोनों की जो मेल मिलाप है, जिस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, जिस तरीके से मेल मिलाप हो रहा है, जिस तरीके से दोनों की सिनर्जी है, उस पर जबरदस्त, वो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी ना हो तो कम से कम दोनों फोर्सेस के बीच में जिस तरीके से सिनर्जी पैदा हो रही है, एक दूसरे के तालमेल हो रहा है, उससे आप देखेंगे कि जो भी होएगा हिंदुस्तान के फेवर में होगा, ये मैं आपको यकीनन कह सकता हूं। जी, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा, वैसे भी ये कहा जाता है कि जंग वहां शुरू होती है जहां पर डिप्लोमेसी खत्म होती है, लेकिन यहां पर डिप्लोमेसी भी जारी है, बातचीत भी जारी है और साथ ही हमारी तैयारी भी पूरी है। जिन हम 65 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जहां पर सेना एक्टिव हो गई है, उनमें से आपके नजरिए से, क्योंकि आप वहां की जमीन से, वहां के हालातों से वाकिफ हैं, आपके नजरिए में वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पर भारत की नजर चीन के ऊपर पैनी है और चीन भी चाहता है कि वहां पर अपनी दखल अंदाजी को और बढ़ाए? देखिए मीनाक्षी, पहली बात धन्यवाद आपके प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए। ये जो पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं, हमें समझना है कि दिस इज अ यूनिक सिचुएशन। क्यों यूनिक सिचुएशन है? क्योंकि एक साइड से वही कमांडर है जो कि युद्ध की तैयारी कर रहा है और वही कमांडर है जो कि बातचीत भी कर रहा है। अब चूंकि हम चाहते हैं कि इस बातचीत में हम पूरे ताकत के साथ पेश हों, तो जाहिर है कि हमारी जो पोस्चरिंग है, हमारी जो ताकत है, उसका एहसास कुछ हद तक चीन को मिलना चाहिए।
और ये कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक साइड से आप अपने ताकत का एहसास भी देना चाहते हैं, दूसरी साइड से जो आपकी फ्यूचर का प्लानिंग है, फ्यूचर के लिए जो आपकी ताजवीज है, उसकी भी आप उसको भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसमें भी आप सरप्राइज चाहते हैं। तो ये जो है एक किस्म से बैलेंस्ड तरीके से हम समझते हैं, हम अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं, हम अपनी ताकत का अंदाजा, हम अपनी तैयारी का अंदाजा चीन को दे रहे हैं, ताकि जो बातचीत हो उसमें सही दिशा मिल सकता है। क्योंकि डिसएंगेज करना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि खास करके इस सूरत में जहां पर दोनों साइडों ने अपना खून बहाया है और चीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत से इतना जबरदस्त रिएक्शन मिलने वाला है और जिस तरह से उनको नुकसान पहुंचा है, तो जाहिर है कि अभी दोनों साइड के बीच में डिसएंगेजमेंट में जो एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट रहेगा, जो कि भरोसा जो है बिल्कुल एब्सेंट है, उसको धीरे धीरे कैसे लेकर के आना है, ये एक काफी बैलेंस और काफी मेरे समझ से इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की इसमें जरूरत है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, जो हम बात कर रहे हैं कि ये एक तरीके का हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाता है ओपोनेंट पर, तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो सकता है चीन के ऊपर पड़ रहा है और यही वजह है कि दोनों ही देश आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं अपने उसी सवाल पर आती हूं, चाहे हम दौलत बेग ओल्डी की बात करें या फिर हम पेंगोंग त्सो के फिंगर पॉइंट्स की बात करें या हम बात करें गलवान वैली की, तो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस के लिहाज से चीन इतना इंटरेस्टेड क्यों है इन पॉइंट्स पर और भारत का एलएसी के इन पॉइंट्स को मजबूत करने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, जो जैसे 65 पॉइंट की आपने बात करी काराकोरम से लेकर बिल्कुल साउथ तक, वहां पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारे पॉइंट्स हैं और हम यहाँ पर अपना पूरा वहां पर हम पेट्रोलिंग करते हैं और ये हमारा इलाका है और हमें कोई शक नहीं होना चाहिए इस बात पे। जो चाइना ने किया है वो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग करी है उन्होंने, और वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया को हम दबा लेंगे और कई दूसरी जगह पर, ये उसकी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी है मिलिट्री कोर्सिव टैक्टिक्स की। तो ये वो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसने साउथ चाइना से भी सी में किया, जैसे ईस्ट सी में कर रहा है। तो ये इसने यहाँ पर एलएसी पे किया है, पहले भी किया है, लेकिन इस पर ही अलग था। उसने काफी जगहों पे किया, 3-4 जगहों पे किया, गलवान में किया, हॉट स्प्रिंग में किया, गिब्सन प्लेन में किया है, पेंगोंग त्सो में किया है। लेकिन उसने जो फैक्टर नहीं किया था वो हमारी देश की और हमारी फौज की एक रेजोल्यूशन है, जो कि हम हर टेरिटरी के अपने इंटीग्रिटी को कामिल रखेंगे, शामिल रखेंगे उसको। तो ये उसने जो है कभी उसे फैक्टर नहीं किया, सोचा था इंडियन आर्मी कमजोर है, उसमें हावी हो जाएगा। उसको समझना चाहिए इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में आज सबसे बेहतर आर्मी है पूरी दुनिया में। हमारा एक्सपीरियंस है, हम सक्षम हैं, हम कैपेबल हैं और हमें वहां पर काम करने की, रहने की और अपने गार्ड करने की, ड्यूटीज करने की, लड़ाई करने की पूरी हमें अपने आप पे भरोसा है और कर सकते हैं। चाइना को नहीं है। चाइना जो है अभी तक जो पीछे से आता है, पेट्रोलिंग करके वापस चला जाता है, हम वहां डटे हुए हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। अभी चाइना ने ये क्यों किया? चाइना की जो मेन हमें देखना चाहिए स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। ये जो एरिया है वो सोचता था इस एरिया में वो हमें एक सिग्नल देगा, प्रेशर डालेगा और कंसेशन कहीं और लेगा। वो चाहता है कि जो बड़ी गेम है जो अनफोल्ड होने वाली है पोस्ट कोविड-19 में, उसमें इंडिया जो है चाइना के अगेंस्ट ना बोले। तो उसने गलत सोचा है। इंडिया जो करेगा एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेगा, एक राइटियसनेस से करेगा, एक जस्ट बैलेंस से, जस्टिस से करेगा और अपनी पोजीशन लेगा, अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेगा। इंडिया को उसको ये समझना चाहिए कि हम एक पीस चाहते हैं, लेकिन पीस चाहते हैं प्रिपेयर्डनेस के थ्रू, और हमारी जो हमारी क्या कहते हैं उसको स्वाभिमान है, वो उसको चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो ये चाइना को फैक्टर इन करना चाहिए और हम वहां पर डटे हुए हैं इस इलाके में। चाइना हमारा कुछ नहीं कर सकता और चाइना को बहुत ज्यादा उसको कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि आज उसने इंडिया के लोगों को एक धोखा दिया है दोबारा 62 के बाद गलवान में, और ये इंडिया के लोग जरूर याद रखेंगे और इसमें चाइना को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सेना ने लद्दाख में अपनी तीनों डिविजन्स को तैनात कर दिया गया है और जो फिगर हमारे सामने है, लद्दाख में भारतीय सेना के कुल 45,000 जवानों की तैनाती है, विच मीन्स कि चीन के एक सैनिक के अगेंस्ट में हमारे 9 सैनिक वहां पर तैनात है।
आखिरी दफा आपकी याद में या आपके करियर के दौरान आपने कब इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट देखी? क्योंकि ये वॉर टाइम सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अभी भी कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए रास्ते निकाले जाएं। मीनाक्षी, पहले तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। यहाँ तक कि डिप्लॉयमेंट का सवाल है, किस तरीके से फौज आती है, कितने लाती है, क्या करती है, मुझे लगता है हम लोगों ने उनको छोड़ देना चाहिए। कम से कम इस तरह के अगर हम कहेंगे तो ये बातें ठीक नहीं रहती, क्योंकि उनका जो सोच विचार है, कितना क्या करना है उनका। लेकिन जहाँ तो जो सवाल ये है, आना जाना होता है, ये चलता रहता है, इसमें कोई शक नहीं। जरूर इस वक्त लेकिन एक्सरसाइजेस इतने बड़े स्केल पर कुलकर्णी सर होना, अपने आप को संभालना, सोचना, करना, लॉजिस्टिकली सस्टेन करना, रखना, तो इस सब के लिए वक्त लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये सारे के सारे जहां जिन्होंने अपने इलाके से वाकफियत करनी है, सब अपनी जगह पे हैं। तो मुझे लगता है कितने कहाँ हैं, कितने लगेंगे, वो हम लोगों ने उनको छोड़ा। ये कहने के बाद अभी जब हम कहते हैं कि 65 पॉइंट्स हैं, हम कहते हैं हमारी डिप्लॉयमेंट है, हम कहते हैं चीन जो है चूमर के इलाके में, देमचौक के इलाके में, लोगों ने नहीं देखे हैं ये इलाके, कई लोगों, हमारे दर्शकों ने नहीं देखे होंगे इलाके। यहाँ पे कई बार हम लोगों को रखना पड़ता है सिर्फ भरोसा दिलाने के लिए कि जितने हमारे चढ़ाव वाले अपने कैटल जाती हैं, याक जाते हैं चरने का, ये वक्त कौन सा है? ये वक्त है जहाँ पे थोड़ी हरी हरी घास है, सब जगह अपने जानवर जाकर के अपना अपना चरते हैं। तो ये जरूरी है कि हमारे जो लोग वहां पे रहते हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए कि आप बेफिक्र हैं। नहीं तो क्या हो जाता है, इतनी अफवाहें फैलती हैं, ये हो गया, वो हो गया। अब ये जो अफवाहों से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब जगह हैं, हमारे जो लोग हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए है कि आप जाइए, चराएं, कोई चिंता नहीं है, हम लोग इधर हैं। और जब वो आते हैं, चराते हैं, वापस जाते हैं, लोगों को बताते हैं, अरे ऐसे कुछ नहीं जो आप लोग हल्ला कर रहे हैं। तो इससे हौसला अफजाई होती है लोगों की, बनिस्बत इस तरह की अफवाहें जो फैलती हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ है, और जो मैं आखिरी पॉइंट अभी बताना चाहूंगा मीनाक्षी, तो ट्रस्ट डेफिसिट है। ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, एक दूसरे को विश्वास, वो खत्म हो गया। क्योंकि गलवान का जो हादसा हुआ, सर विश्वास केवल एक गलवान का इशू नहीं है। अभी हाल ही में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के 1962 का एक अखबार कहीं से ट्विटर पर ट्रेंड करते हुए मेरे पास आ गया, तो उस वक्त भी लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा, चाइना का इंटरेस्ट गलवान था, और 1962 से लेकर आज 2020 में हम हैं, आज भी लेफ्टिनेंट जनरल साहा इंटरेस्ट चाइना का अगेन वो गलवान ही है। परमानेंट प्रॉब्लम, परमानेंट टेंशन की सिचुएशन वही है, वो बदली नहीं है। बिल्कुल, आपका जो असेसमेंट है वो सही है। देखिए, इस साल शुरुआत में क्या हुआ, ये लोग नॉर्मल अपना एनुअल एक्सरसाइज के लिए आए, लेकिन कहां पर इन्होंने पहली धोखाधड़ी की है। नॉर्मली जब आप एक रेंज के अंदर में आते हैं, हमारे एग्रीमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक हम एक दूसरे को बताते हैं कि हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने वो करने के बजाय ये जो पॉइंट्स आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया, सब जगह ला करके अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए। जब इन्होंने वो ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय किए, तो उसके बाद जाहिर है कि हमें भी रिएक्शन था। ये जो हमारा रिएक्शन था, इस तरह से क्विक मोबिलाइजेशन कर रहा, क्योंकि हम भी अपनी एक्सरसाइज के लिए तैयार थे। तो जो ये क्विक मोबिलाइजेशन हुआ, उसमें जो है चीन को पहला झटका लगा, पहला सरप्राइज हुआ। दूसरा, जब गलवान में इन्होंने हमारा रिएक्शन देखा, उसमें इनको दूसरा सरप्राइज हुआ। तो इसीलिए अभी ये देखिए घूम फिर करके वापस नेगोशिएशन टेबल में आ रहे हैं। अब जहां तक आपका ये स्पेसिफिक सवाल है, गलवान में क्यों इतना इंटरेस्ट है? गलवान में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप उसके ऊपर का इलाका देखें, वहां पे वो प्लेन इलाका है, जहां पे आप आसानी से अपने मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड फोर्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। गलवान वाले इलाके से तकरीबन गलवान के थोड़ा सा नॉर्थ से, उत्तर से इलाका जो है पहाड़ी का हो जाता है। उसमें जो है डिफेंसेस अख्तियार करना और डिफेंसेस को कब्जा करना, उसमें चैलेंज अलग आता है। और उनको पता है कि हिंदुस्तान की जो हाई अल्टीट्यूड में लड़ने की ताकत है वो जबरदस्त है। उन्होंने गलवान में 1962 में भी देखा, जैसे आपने बताया, वो आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा कि कितना नुकसान पहुंचा था चीन को। इसके अलावा जब कारगिल का युद्ध हुआ, उन्होंने भी उस टाइम पे भी चीन ने देखा है कि किस तरह इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड में लड़ के किसी भी सूरत में जीत हासिल करती है। तो नेचुरली ये जो पहाड़ी वाला इलाका है, उसने सोचा था कि मैं तेजी यानी चटकी दिखा करके इसको पहले कब्जा कर लूंगा। अब वो नहीं कर पाया है, तभी वो इसमें इतना जोर लगा रहा है। प्लस ये इलाका, जैसे हम सब जानते हैं
ये जो खास सड़क काफी कोशिश के बाद हिंदुस्तान ने पिछले साल कंप्लीट किया है, दौरबुक से लेकर के ऊपर डेरा दौलत बेग ओल्डी तक। ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सड़क है, क्योंकि यहाँ से हम पूरब में साइचिन को, उत्तर में सक्सगाम, काराकोरम और ऊपर जो BRI वाला है वहां तक उसको हम थ्रेटन कर सकते हैं। इसकी वजह से जो अभी वो उसको एक किस्म से हायर थ्रेट परसेप्शन इंडिया का हो रहा है, वो घबरा रहा है, वो चाह रहा है किसी तरह आकर के ये गलवान की जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसी कारण से बन गई है। और थोड़ा सा अगर आप और गौर करें, देखिए शुरू में क्या हुआ, सबकी नजर पेंगोंग त्सो पे थी। उस टाइम पे उसने जाकर के गलवान को छेड़ा। जब गलवान में उसको रिएक्शन मिला, अभी आप अखबारों से ही हमने पढ़ा है, जो सैटेलाइट इमेजेस अखबार और टीवी चैनल दिखा रहे हैं, फिर उन्होंने क्या जाकर के देवसांग में अपनी थोड़ी सी नफरी दिखानी शुरू कर दी है। और अगर आप एक नॉर्थ में देवसांग रखें, साउथ में पेंगोंग त्सो रखें, बीच में क्या आता है, घूम फिर के वही गलवान आ रहा है। तो ये जो है गलवान का जो इनका शौक है, वो अच्छी तरह से इंडिया ने शौक हिंदी में, इंडिया ने उसको शौक दिया है इंग्लिश में। अब वो लगा रहेगा उसके पीछे में, साथ साथ बातचीत भी करेगा। दरअसल तो कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंस है, और दर्शक, जो भारतीय दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि भाई चीन की सेना आती है, पेट्रोलिंग करने के बहाने, वहां पे ड्रिल करने के बहाने अपने तंबू गाड़ के बैठ जाती है। यही काम तो भारत भी कर सकता है, लेकिन भारत की वो नीति ही नहीं है। दरअसल भारत विस्तारवादी नीति के नजरिए से नहीं चलता है, वो काम चीन का है। और इसलिए चीन इस वक्त परेशान हो गया है कि क्यों भारत इतनी तेजी से, इतनी एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहा है। शायद इस तरीके के भारत की उन्होंने कल्पना नहीं की थी, जो आज हम लद्दाख में देख रहे हैं, जहां पे 65 पॉइंट्स एक्टिव कर लिए गए हैं। चीन के खिलाफ इंडियन वॉर रूम की तैयारी कैसी है, 3 पूर्व जनरल्स आपके सामने ये पूरा ब्यौरा रख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी भी जुड़ेंगे, उनसे भी होगी चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। खबर एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त पूरा लद्दाख का इलाका बैटलफील्ड में तब्दील हो गया है। भारतीय सेना ने लद्दाख के 65 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। यहां पर एयरफोर्स लगातार अपनी ड्रिल कर रही है और कोशिश इस बात को लेकर लगातार जारी है कि बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जाए। लेकिन अगर स्थिति आती है दोनों सेनाओं के आमने सामने खड़े होने की, तो वहां पर भी पीछे नहीं हटेगी सेना, क्योंकि सेना की पूरी तैयारी है। लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया, हम बार बार ये कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है, और इसमें अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो हमें उन 3 पॉइंट्स को भी नजरिए में रखना होगा जहां पर हमने अपना एक बार फिर से एयरफील्ड एक्टिवेट कर दिया है। हम बात कर रहे हैं दौलत बेग ओल्डी की तरफ, और इसके अलावा 2 और पॉइंट्स। इन्हें एक्टिव करने का क्या फायदा होगा और स्ट्रेटेजिकली ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था? देखिए, ये पुराने हमारे ALGs हैं, उनको हमने रीइंफोर्स किया था, रीएक्टिवेट किया है। ये हमें एक ऑप्शन देते हैं एयर की, और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। साथ में एक सिग्नलिंग देते हैं चाइना को, PLA को, कि देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल जो दौलत बेग ओल्डी है, आप मानिए कि काराकोरम पास से 8 से 10 किलोमीटर है, जहां पर ये हो रहा है वहां से कुछ ही किलोमीटर पर है। तो ये हमारी रीच है, ये हमारी एक कैपेबिलिटी है, हमारी काबिलियत है, और वहां पर हमें एक फोर्स प्रोजेक्शन करने की। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमने एयरफोर्स को भी एक्टिवेट कर दिया है, आर्मी को भी एक्टिवेट कर दिया वहां पर। तो चाइना को लगता है कि हमारे जो इरादे हैं वो बुलंद हैं बिल्कुल वहां पर, और वो जो चाहता था उसको वहां हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन वो इतनी जल्दी वापस नहीं जाएगा। वो भी चाहता है कि डिसएंगेजमेंट हो, लेकिन उसके लिए फेस सेविंग बहुत जरूरी होता है, उसको अपना मुंह बचाना पड़ता है। उसको ये भी समझना चाहिए कि हमें भी अपना फेस सेविंग जरूरी चाहिए, और उसको ये बार बार नहीं कर सकता है। तो ये जो हमारे 3 एयरफील्ड्स है वहां पर, DBO में भी है, न्योमा में भी है, तो ये हमारे एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ से हैं, जो हमें ज्यादा से ज्यादा काबिलियत देते हैं। साथ में जो हमारी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है वहां पर, और जो हमारी रीइंफोर्समेंट वहां पहुंची है, जो हमारे वहां पर रैपिड बिल्डअप हुआ है, उसको देख के भी, जरूरी बात है उसको चाइना देख रहा होगा, मैं नहीं देख रहा। आजकल की सैटेलाइट इमेजरी वगैरह सब कुछ अवेलेबल होती है, और उससे, और हम जो फ्लाइंग कर रहे हैं वहां पर, उससे चाइना को पूरा संकेत मिल गया है कि इंडिया प्रिपेयर्ड है, और इंडिया को अभी वो बेलिग्रेंस और जो बुली कहते हैं वो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और ये चाइना को सोच के चलना चाहिए। इसीलिए जरूरी बात है कि मिलिट्री लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक्स ऑन है। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप बात भी नहीं कर सकते हैं। आपकी डिप्लोमेसी तब तक सक्सीड करेगी जब तक आप मिलिट्री ताकत होगी, ग्राउंड पे ताकत होगी, और पूरा देश एक साथ होकर चलेगा। और इसमें यह जरूरी है कि सब एक साथ होकर चलें,
और जो फौजें कर रही हैं उनको सपोर्ट करें, और जो हमारी स्ट्रेटेजी है हम उसको एक तरह से अच्छी तरह से अनफोल्ड होने दें, इससे पहले कि हम उसमें काफी सारी चीजें देखना शुरू कर दें। जैसे काफी लोगों ने सवाल पूछा था सैटेलाइट इमेजरी के बारे में, तो मैंने साथ में ट्वीट भी किया था मीनाक्षी कि ये इमेजरी तो ठीक है, लेकिन आपको क्या पता कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी है। तो ये जो चीजें हैं इन पे विश्वास ना करें, अपनी फौज पे विश्वास करें, क्योंकि चाइना जो है एक 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशन और इंफॉर्मेशन वॉर जो है उसकी 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है उसमें। तो हमें उससे भी बच के रहना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ ग्राउंड पे हम डटे रहे उससे काम हो जाएगा, हमें पूरा एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा और उसको हर एक तरह से डिफीट करना पड़ेगा, हर एक डोमेन में डिफीट करना पड़ेगा, चाहे वो ग्राउंड पे हो, एयर में हो, सी में हो, या मल्टी डोमेन जो उसकी साइबर है उसमें है, या उसके इंफॉर्मेशन वॉर टैक्टिक्स में। तो हर एक डोमेन में उसको डिफीट करना पड़ेगा, उस समय तैयारी करनी पड़ेगी और कैपेबिलिटी उसको दिखानी पड़ेगी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जब हम अपनी तैयारियों की बात करते हैं तो हमें यह भी नजर में रखना होता है कि हमारा ओपोनेंट जो है, जो चीन है, वो भी तो तैयारी पूरी रख रहा है, वो भी अपने तंबू गाड़े बैठा है, उसने भी अपने सैनिकों का डिप्लॉयमेंट किया है और उसकी तो फितरत ही ऐसी है कि वो पीछे हटने का नाटक करता है और पीछे हटने की बजाय और ज्यादा मेहनत के साथ और तैयारी के साथ वहां पर डट जाता है। तो जब आप चीन की सेना का और भारतीय सेना का कंपैरिजन करते हैं तो आप चीन में क्या क्या खूबियां पाते हैं? क्योंकि हम हमेशा उनकी खामियों की बात करते हैं, लेकिन खूबियां भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी हिसाब से हमारी तैयारी होती है। जैसे अभी मीनाक्षी आपको जनरल भाटिया साहब समझा रहे थे, मैं उनसे पूरे तरीके से सहमत हूं। पहले जैसे आपने कहा कि जो खूबियां हैं, क्या खासियत है, क्या है चीन के अंदर जो आज इस तरीके से हम लोगों को वो धमका रहा है या इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहली बात, जो चीन एक ऐसा देश है जो पूरा वक्त अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं उसके ऊपर जबरदस्त जोर देता है। उनका पूरा जो हिस्ट्री है रिकॉर्डेड है, वो चाहे वो मिंग डायनेस्टी हो, क्विंग डायनेस्टी हो, जो भी है वो लेकर के आते हैं, वो दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ हिस्ट्री थोड़ा है, वो थोड़ा कमजोर है। उनकी जो सोच है, चाहे कोई भी आए, सोच जो है वो संजू से प्रभावित सोच है, और संजू जो थे उनको जैसे भी उन्होंने कहा उस सोच के ऊपर वो प्रभावित है। संजू की सोच क्या है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट, यानी कि खासियत यह है कि लड़ाई जो है वो आखिर में, उसके बिना अगर हमारा मसला हल हो सकता है, अगर तभी, नहीं तो लड़ने की जरूरत नहीं। पर धमकी पहले क्या करता है वो चीनी, आगाह करता है, आपको आगाह करेगा कि मेरे को ये चाहिए वैसे चाहिए, फिर उसके बाद वो धमकी देने लगता है, और फिर धमकी में अगर आप फिसल गए तो उसका काम हो गया। धमकी देता है, आगाह करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो सोचता है कि अब इसके ऊपर दबाव डालो, ये धमकी से भी नहीं सुन रहा है, आगाह किया तो भी नहीं मानता है, इसके ऊपर दबाव डालो, इसके ऊपर जितना दबाव डालते दबाव डालो, नहीं मानता है, फिर हमला करो। जब हमला करो उसके बाद अपनी पोजीशन मजबूत करो और फिर मांगो जो आपको चाहिए। अगर आप उसके साथ खड़े मिलते हैं और आंख में आंख डालने की काबिलियत रखते हैं तो फिर वो जानता है कि वाकई आज की तारीख में क्या हुआ है। इस तरीके से जबकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, उसके बाद इस तरह का एक चीन को ये लगता है, और स्पेशली कोसोवो के बाद, जब कोसोवो में चीन ने देखा कि अमेरिका जो है इतनी जबरदस्त उसके पास ऐसे आले हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते, वो हिल गया। उसने सोचा अगर उससे कुछ बनना है तो अमेरिका के साथ ही बनना है, उसके साथ टक्कर देनी है। लेकिन उसने सोचा वो तो बहुत मुश्किल है, तो एशिया में जो है उसने अपना वर्चस्व बढ़ाना है, नंबर 1 रखना है। अगर वर्चस्व बनाना है नंबर 1, तो कौन है जो उसको एक तरह की चुनौती दे सकता है? तो उसने देखा हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो उसको चुनौती दे सकता है। और आप देख रहे हैं जो वो सोच रहा था, अभी आप सोचिए हमारे उसके साथ इतने अच्छे संबंध थे, सब कुछ बढ़िया हो रहा था, वो कह रहा था $100 बिलियन ट्रेड है, सबको कोई ऐसे चीन के बरखिलाफ कोई आवाज आक्रोश हिंदुस्तान के अंदर नहीं था, लेकिन चीन ने उसकी कोई परवाह नहीं की। चीन ने सोच लिया है कि हिंदुस्तान के साथ जैसे उसने अपना दबदबा, आज क्या हुआ है हिंदुस्तान में पूरे उसकी आक्रोश, चीन के बरखिलाफ आवाज, पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से महामारी जो है चीन के बरखिलाफ आवाज, ये जो आवाजें उठ रही है चीन को, अब चीन को लग रहा है अब वो बैकफुट के ऊपर है। अगर वो बैकफुट के ऊपर है तो कैसे करे, उसने सोचा है। अब देखिए साउथ चाइना सी में क्या हाल है, इतने सारे 3,65,000 ट्रुप्स इंडो पैसिफिक कमांड के लाने की काबिलियत, 60% पूरा नेवी यूएस का उधर, अब 3/4 उसके मरीन कोर उधर, 55% फौज उधर, जापान ईस्ट चाइना सी में, ताइवान तैयार। तो चीन को लग
करने की शक्ति अगर चीन में है तो देखेगा कितनी देर तक दबाव, नहीं तो आप खुद देखोगे अगले 15-20 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। नहीं हो पाया तो शायद हो सकता है यही सर्दी नहीं दूसरी सर्दी तक जाना पड़ेगा, पर हम लोगों ने डटे रहना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कुलकर्णी जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर रिजॉल्व अभी हो गया नहीं तो अगली सर्दी तक ये मैटर खींचेगा। बिल्कुल, ये लंबा है। क्यों? चीन जो है, अगर चीन को परवाह नहीं है तो उनको क्या लगता है कि हिंदुस्तान जान जाए? कोई नहीं। आप जितने देश हैं, जितने चीन के साथ, कौन खड़ा है आज चीन के साथ? आप देखिए पाकिस्तान खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है। क्यों खड़े हैं ये देश उनके साथ? क्योंकि चीन को क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के लिए है और नॉर्थ कोरिया है जो यूएस के लिए है। तो ये दोनों देश चीन ने पाल रखे हैं अपने अपने जो भी उसको लगता है कॉम्पिटिटिव। ये तो चीन की स्ट्रैटेजी भी है। वो पहले उन देशों को मित्रता के बहाने पैसा देता है और फिर उन्हें अपना कर्जदार बना लेता है और फिर धीरे धीरे करके उनकी जमीन भी हड़पने लगता है, जो कि हमने नेपाल में देखा है। एक बार फिर से विनोद भाटिया जी, हम लौटते हैं लद्दाख की एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन पर। हम चाइनीज डिप्लॉयमेंट की भी बात करते हैं। चाइनीज डिप्लॉयमेंट अभी भी फिंगर पॉइंट्स पर बना हुआ है और यही टेंशन का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो और ज्यादा बहाल हो और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़े। लेकिन क्या चीन पर भारत विश्वास कर सकता है? क्योंकि चीन की तो फितरत है, वो 3 किलोमीटर पहले अंदर आएगा, फिर 1 किलोमीटर पीछे जाने का नाटक करेगा और फिर वहीं पर अपने टेंट गाड़ के बैठ जाएगा। देखिए, चीन की फितरत है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। लेकिन चीन जो है वो ताकत की भाषा समझता है। तो ये हमें देखना चाहिए कि जो अगर हमारे ऑन ग्राउंड में हमारी जो ताकत है उसकी भाषा समझता है। और मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे फिंगर 4 में हो, चाहे गलवान में हो, चाहे देपसम प्लेन्स में हो, वो हमारी ताकत वहां पर अभी वो देख रहा है। वो हर एक मूव हमारा देख रहा है और डिसएंगेज करना उसको ज्यादा फायदा होगा, हमसे ज्यादा फायदा उसको होगा डिसएंगेज करने में, उसका डीएस्केलेट करने में। देखिए, जो गलवान में हुआ है वो दोबारा अगर फेस टू फेस रहेगा एक बार और होता है तो उसके लिए भी ठीक नहीं है, वो किसी के लिए ठीक नहीं है वो। लेकिन इसमें चाइना को ये देखना पड़ेगा, जितनी जल्दी वो डिसएंगेज करेगा, जितने अच्छे तरीके से डिसएंगेज करेगा वो, उसमें दोनों साइड का फायदा होने के बावजूद भी चाइना को ज्यादा फायदा हो, चाहे वो फिंगर 4 में हो चाहे वो किसी और जगह पे हो। तो चाइना जो है हमारी वहां पर ताकत देख रहा है, हमारी स्ट्रेंथ देख रहा है, हमारी डिप्लॉयमेंट देख रहा है और ये देख रहा है कि हम कितनी ताकत में वहां पर, कितनी जल्दी वहां पर क्विक रिएक्शन हम कर रहे हैं वहां पर। तो ये सब वो उसको नोटिस कर रहा है और तभी वो डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा है। तो ग्राउंड पे हमारी क्षमता है, हमारे पास ताकत है और इसी ताकत से हमको चाइना को डिसएंगेज करवाना पड़ेगा। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ मैं हमेशा बोलता हूं कि चाइना सिर्फ ताकत की भाषा समझता है और कोई भाषा नहीं समझता है। प्यार की भाषा वो नहीं समझेगा। आप ताकत दिखाइए और बातचीत करिए, दोनों चीज करिए। प्यार की भाषा तो कमोबेश अब कोई भी देश नहीं समझता है। मेरे ख्याल है केवल भारत ही ऐसा देश रह गया पूरे विश्व में जो प्यार की भाषा से बात करना जानता है और ये प्यार की भाषा दुनिया को सिखाता भी है। वो अलग बात है दुनिया सीखे या ना सीखे। मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, डोकलाम में उन्होंने टेंशन क्रिएट की, हमने वहां पर उन्हें कॉम्बैट किया। उन्होंने गलवान में क्रिएट की, हमने वहां पर उन्हें कॉम्बैट किया। वो फिंगर पॉइंट्स पर पहुंच गए, अब हम वहां पर भी उनसे लड़ रहे हैं। दरअसल चीन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हर जगह पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाता रहता है और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि कोई लैंड मार्क्ड ही नहीं है। ऐसे तो इसका कभी हल ही नहीं निकलेगा ना। चीन हल निकालना चाहता है। जब तक आप ताकत का इस्तेमाल दर्शाएंगे नहीं, है ना, बातें तो हमने साहब अब 53 साल तो हो गए बातें करते। अब और कितनी बात आप करेंगे? जब तक आप फोर्स यूज करने को तैयार नहीं है, आपका निजात नहीं है, कोई आपका कार्रवाई चीन नहीं करने वाला। हमने तो ये भी सुना है कि जो रिपोर्टें आ रही हैं कि पहले तो 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन आई थी चीन की शिनजियांग से, अब उसकी 4th मैकेनाइज्ड डिवीजन भी देपसांग और डीबीओ के ऑपोजिट आ गई है। वो तो चीजें बढ़ा रहा है। जो तंबू पहले रिपोर्टें आई थी कि हमारे जवानों ने इतनी कीमत के ऊपर उखाड़ के फेंके जलाए, उसने नए तंबू लगा दिए हैं। तो साहब वो तो नहीं पीछे हटने के मूड में लग रहा जब तक आप उसे धकेलेंगे नहीं, जब तक आप उसको कॉस्ट पे करने पे मजबूर नहीं करेंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी, जब आप ये कहते हैं कि धकेलेंगे नहीं, तो आप दर्शकों को इसके मायने भी समझाएं।
धकेलने का मतलब मेरा मिलिट्री एक्शन है, काइनेटिक एक्शन है, फायर का एक्शन है, जैसे 67 में किया था। समझ आया था कि नहीं चीन को? 53 साल उसके बाद शांति रही है। आपने वो किया है? आपने पत्थर मारे, आपने ये किया, लाठी फेंकी, ये कोई तरीका है? इससे क्या फर्क पड़ता है चीन को? आपने आदमी भी, बंदे भी मार दिए उसके मिनट शिनट इस्तेमाल करके, तब भी क्या फर्क पड़ा? मतलब चीन को नहीं समझ, जब तक आप काइनेटिक फोर्स, मिलिट्री, प्रॉपर मिलिट्री फोर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, चीन इज नॉट कन्विंस्ड कि आप सीरियस हैं इस चीज के बारे में कि वो हमारा इलाका छोड़े। आप बातचीत 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 करते रहेंगे तो वो सदियों तक बात करता रहेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हमको ये देखना है कि चीन, इस पे नहीं तवज्जो देनी कि चीन कह क्या रहा है, इस पे तवज्जो देनी है कि चीन कर क्या रहा है। और जहां तक करने का सवाल है, वो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड चेंज कर रहा है, अपने तंबू गाड़ के, स्ट्रक्चर्स बना के, पिल बॉक्सेस और बंकर्स बना के, सड़कें बना के, वो तो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड चेंज कर रहा है। आप बोलते रहे कि साहब हम वहां तक पेट्रोल करते हैं, उधर तक जाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेजर जनरल ज्योति बख्शी, जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल ऑपोजिशन देश का वो ये कह रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये कहते हैं कि भाई आपने हमारी सेना के हाथ बांध रखे हैं, आप एक बार उनको ताकत तो दें और उसके बाद फिर वो करके दिखाएगी, शायद जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं। देखिए, बांध तो क्या है कि जहां तक अभी तक बांधा तो उनके बाप दादा ने था। किसने साइन किया था वो 1996 का एग्रीमेंट? किसने साइन किया था आर्टिकल 6 की फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं होगी? अब हमारे चीफ्स ने फायर आर्म्स खोलने का आदेश दे दिया है, ठीक है। अब हमको देखना है कि अगर वो प्यार की भाषा समझकर बातचीत से डिसएंगेज करने को मान जाते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज आपके पास और क्या चारा है कि आप फोर्स इस्तेमाल करें? और कोई चारा नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई दूसरा तीसरा विकल्प, क्योंकि वो 72 दिन के बाद डोकलाम से गया था। अब साहब 1.5 महीने से ज्यादा तो हो गया, अब तो 2 महीने होने को आ रहा है तकरीबन। तो अब वो 72 का उसने कोई आंकड़ा बना रखा है। मुझे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं लगता अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि हम परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो कि ये जाहिर है कि हमारी और आपकी चर्चा में वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल सकता, लेकिन कम से कम देश की जनता को ये तो समझ में आएगा कि भारत और चीन के बीच के इस विवाद का हल आखिर कौन से सन में जाके निकलेगा। हम 62 से यहां तक पहुंच गए हैं, 2020 तक, 2020 से न जाने और कितनी पुश्तों को यही जंग दोनों देशों के बीच में देखनी होगी। सो लेफ्टिनेंट संजय कुलकर्णी, आपके नजरिए में परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्या हमें दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट की जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको एक बार फिर से रिकंसिडर करने की जरूरत है, उनमें बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले मीनाक्षी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ट्रस्ट डेफिसिट है, जैसे जनरल बख्शी साहब बोल रहे हैं कि वो तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो जनरल बख्शी कह रहे हैं, और मैं उनके साथ पूरा सहमत हूं, दैट इज दी ओनली सॉल्यूशन जो वो कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में सबसे पहले अगर चीन को हमारा भरोसा देखना है, जीतना है, विश्व का भरोसा लेना है, क्योंकि उसने विश्वासघात किया है। उसने पूरी दुनिया भर के 5 लाख से ज्यादा लोगों को मरवाया है, मार रहा है, अभी भी लगा हुआ है। जिस तरीके से महामारी चीन से शुरुआत हुई है, हिंदुस्तान के 15,000 के आसपास लोग मर गए हैं। तो ये तो चीन कर रहा है, लेकिन सबसे पहले स्टेटस को एंटी यानी कि जैसे भी है, चाहे मुझे वो उसकी क्लेम लाइन पसंद है नहीं है, मेरी क्लेम लाइन उसको पसंद है नहीं है, जैसे भी है, आज की तारीख में सबसे पहले उसने स्टेटस को एंटी जाना चाहिए। नहीं जाता है, सपोज मैं कह रहा हूं नहीं जाता है। आपको मैं अभी बताना चाहूंगा, हम डोकलाम की बात करते हैं, 2017 की बात करते हैं। पूरे ओबामा के टेन्योर में, 8 साल के ओबामा के टेन्योर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के जो एक्सरसाइजेस, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि समय की एक सीमा होती है, लेकिन जिस बिंदु से हम बातचीत शुरू करते हैं, दरअसल हम तो ये कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और हम जो बात कहते हैं हम उस पर
अड़े रहते हैं, हम उस पर अडिग रहते हैं। पर चीन की अगर फितरत ही है अपने पलटने की, बार बार धोखा देने की, तो हम भले ही कितना भी बात कर ले, शायद उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जनरल GD बख्शी, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। थैंक यू सो मच। देश में कोरोना के केस 5 लाख पार हो गए हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है कोरोना पर, हम आपको देंगे पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद।